तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कहानी तो बहुत ही सुनी होंगी, लेकिन आज की इस कड़ी में मैं आपको एक ऐसी दास्तां के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आज भी उस इलाके के आसपास की जगहों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों, इस कहानी को हम और भी करीब से जानते हैं बिमलेश के नज़रिए से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिमलेश है और ये कहानी बहुत ही पुरानी है। जब मैं स्वाना गांव में रहा करता था, मैं देर रात तक उस गांव में आया करता था, क्योंकि उस गांव से थोड़ी दूर जाकर एक बाजार पड़ता था। वहां पर मेरी एक जॉब लगी हुई थी, जिस वजह से मुझे घर आते आते शाम हो जाती थी। मैंने एक घर वहां पर किराए पर लिया हुआ था। हालांकि कुछ लोगों से मैंने उस गांव के बारे में बहुत ही कुछ अजीब और भूतिया बातें सुनी थी, मगर मुझे इतनी जल्दी उन सभी बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन एक दिन की डरावनी घटना ने मुझे अंदर से इस कदर हिला कर रख दिया कि वहां के लोगों के अंदर अब उस गांव के प्रति और भी ज़्यादा डर बैठ गया था। हुआ कुछ यूं था कि उस दिन शाम को लगभग 4:30 बजे के टाइम पर मैं किसी पार्टी में चला गया था, और पार्टी में जाने के बाद करीबन 10 बजे ही मुझे पता चला कि अब मुझे घर के लिए निकलना चाहिए। ठंड का वक्त था, तो ऐसे में रात गहरी हो गई थी और अंधेरा पूरी तरह से चारों तरफ हावी हो गया था, और अब मुझे यहाँ से निकलने वाली आखिरी बस मिलने वाली थी। आखिरी बस का इंतज़ार करते करते मैं बस स्टॉप पर चादर ओढ़े आंखें बंद करके लेट गया, क्योंकि अभी बस को आने में आधा पौना घंटा लगने वाला था। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता था। लगभग 45 मिनट के बाद मेरे कान में हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ी, और उस आवाज़ को सुनते ही मैं तुरंत उठकर बैठ गया। दरअसल मैंने देखा कि एक वाइट रंग की बस उस बस स्टैंड पर आकर खड़ी हुई है। बस को देखते मैं जल्दी से अपना सामान लेकर बस के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये हमारे रूट वाली बस नहीं है, लेकिन उसके बाद जब मैं अंदर पहुंचा और जब मैंने कंडक्टर से पूछताछ की, तो उसने बताया कि ये हमारे ही रूट की बस थी। सीट पर बैठते उस कंडक्टर ने कहा कि भाई साहब, आपको नहीं लगता कि आपको कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है? अब उसकी ये बात सुनकर मैंने भी गर्दन हिलाई, लेकिन अभी तो सिर्फ 10 ही बजे थे। ऐसे में इतनी मुझे ज़्यादा देरी भी नहीं हुई थी जितना कि वो कंडक्टर बता रहा था। खैर, उसके बाद मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर खिड़की से बाहर की तरफ मैं देखने लगा। यहाँ से उस गांव की दूरी करीबन 14 किलोमीटर की थी। 14 किलोमीटर का मतलब होता है कि 15 से 20 मिनट का रास्ता तय करना। उसके बाद बस भी खुल गई और खिड़की से ठंडी हवा अंदर आने लगी। ठंड की वजह से मेरे हाथ पैर ठिठुर रहे थे, और इतने में ही कंडक्टर मेरे पास आया और उसने कहा, चलिए भाई साहब, अपना किराया दीजिए। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। पहली बार हाथ डालते मुझे जोर का सदमा लगा, क्योंकि मेरी जेब में मेरा पर्स ही नहीं था। पर्स को ना पाकर मैं थोड़ा घबरा गया था, इसलिए मैंने दोबारा अपनी दूसरी जेब में भी हाथ डाला, लेकिन मेरे किसी भी जेब में अब पैसों का कोई भी नामो निशान नहीं था। इसलिए मैंने उस कंडक्टर से कहा, भाई साहब, वो क्या है कि मेरा पर्स कहीं पर गिर गया है, तो ऐसे में मैं आज आपको किराया नहीं दे पाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो कंडक्टर हैरान भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा, और फिर उसने कहा, देखिए भाई साहब, बस के अंदर बैठना है तो किराया तो देना होगा, वरना अभी के अभी नीचे उतर जाइए। अब उस कंडक्टर की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उस समय मेरे फेवर में कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं उसको कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता था। मैंने उस कंडक्टर से बड़े आराम से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देखिए भाई साहब, इतनी रात को मैं कहाँ पर जाऊँगा? आज नहीं तो मैं कल आपको पैसे दे ही दूँगा। अभी मेरा पर्स कहीं पर गुम हो गया है। लेकिन उस कंडक्टर को तो मेरी बात जैसे बकवास लग रही थी। उसने तुरंत ही बस को रुकवाया और फिर कहा, तुम जैसे लोग हमारे साथ अक्सर ऐसा ही करते हैं, अब चुपचाप से नीचे उतर जा, वरना मुझे धक्के मार के उतारना होगा। उस कंडक्टर की बात सुनकर मुझे मजबूरन उस बस से नीचे उतरना ही पड़ा। मैं मन ही मन उसे गालियाँ देने लगा, लेकिन अब इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं था। बस से नीचे उतरते ही मैंने देखा कि अभी भी रास्ता कम से कम 8 किलोमीटर का बाकी था, और 8 किलोमीटर का रास्ता तय करते करते मुझे काफ़ी रास्ता तय करना था। ऊपर से ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही थी। मेरे हाथ पैर ठंड के मारे कांप रहे थे, और ऊपर से चारों तरफ बिखरा हुआ ये सन्नाटा
और ये खामोशी मुझे अजीब सा एक एहसास करवा रहे थे। हालांकि मेरा पेट तो भरा हुआ था, लेकिन अब जल्द से जल्द मुझे घर जाकर चैन की नींद लेनी थी। मुझे लग रहा था कि शायद इस सड़क के ऊपर अब मुझे दूसरा कोई साधन नहीं मिलेगा, मुझे पैदल यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी मेरी किस्मत का दरवाजा खुला और पीछे से मुझे एक और बस आने की आवाज़ सुनाई दी। और जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि ये एक आर्मी की ट्रक थी। आर्मी वालों की ट्रक को देखकर पहले तो मैं सोच में पड़ गया कि मुझे हाथ दिखाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन फिर जब मुझे ये लगा कि ये मेरे लिए एक आखिरी साधन है तो मैंने उसके सामने अपना हाथ दिखा दिया। और उस वक्त शायद मेरी किस्मत भी अच्छी थी कि उस ट्रक ड्राइवर ने तुरंत ही ट्रक को मेरे बगल में लाकर रोक दिया। मुझे उस वक्त इतनी खुशी हुई मानो मैंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया था, लेकिन मैं इससे अनजान था कि मेरी इस खुशी के ऊपर से जब पर्दा उठेगा तो मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा। उसके बाद ट्रक के अंदर से एक जवान नीचे उतरा और उसने कहा, कहिए भाई साहब। तो मैंने उसे सारी बात बता दी कि आखिर किस तरह से मुझे बस वाले ने यहाँ पर नीचे उतार दिया। मेरी बात सुनकर उस जवान ने मेरी तरफ देखा और कहा, चिंता मत कीजिए, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे, आप ट्रक के अंदर बैठ जाओ। उसके बाद उस आदमी ने मुझे ट्रक के पीछे बैठने का इशारा किया। उस ट्रक के अंदर पहले से 5 से 6 लोग सोए हुए थे, शायद ये सभी आर्मी के ही लोग थे। उसके बाद उसने पीछे की तरफ का दरवाजा बंद कर दिया, हालांकि खिड़की से मैं सबको साफ साफ देख सकता था। फिर थोड़ी देर के बाद उसने ट्रक को स्टार्ट किया और उसके बाद ट्रक वहां से निकल पड़ी। और उसके साथ ही अब मेरे दिल की धड़कनें भी बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई थी। ट्रक की रफ्तार तो कम थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस ट्रक के अंदर बैठने के बाद मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वैसे तो अब गांव की दूरी यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ट्रक बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दरअसल मैंने देखा कि अब जिस तरफ ट्रक को जाना चाहिए था, ट्रक ने उल्टा टर्न ले लिया था। और इतना देखते मैं उस ड्राइवर को आवाज़ देने लगा कि मुझे यहाँ से सीधा जाना है, लेकिन अब मेरी आवाज़ उस तक पहुँच ही नहीं रही थी कि तभी मैंने सोचा कि यहाँ पर सोए हुए जवानों को उठाता हूँ और उन्हें बता देता हूँ कि वो ड्राइवर को ट्रक रोकने को कहे। मगर फिर मैंने जैसे उनमें से एक जवान को हाथ लगाया तो मैंने देखा कि मेरा हाथ पूरा खून में सन गया है। अंधेरा होने की वजह से मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र तो नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसकी लाइट ऑन करके देखने लगा। जैसे मैंने ट्रक के अंदर का नज़ारा देखा तो 2 पल के लिए मैं सदमे में आ गया था, क्योंकि इस वक्त मैं जो देख रहा था वो मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे खौफनाक दृश्य था। दरअसल मैंने देखा कि उस ट्रक के अंदर जो जवान पीछे की तरफ सोए हुए थे, उन सभी के शरीर खून से पूरी तरह भीगे हुए थे और उन सभी की आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उन्हें बुरी तरह से मार डाला हो। अब तक मैं इस कदर डर गया था कि मेरे मुंह से जोर जोर से चीख निकलने लगी थी। और उसके बाद जो हुआ वो सच में बहुत ही अविश्वसनीय था। दरअसल मैंने देखा कि उन सभी फौजियों की आंखें खुली हुई थी और उन सभी के चेहरों पर अब एक हल्की हल्की मुस्कान आने लगी और वो सभी अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए थे। और फिर उसके बाद ट्रक को एक बहुत ही तेज झटका लगा। ट्रक को झटका लगने की वजह से ट्रक एकदम से ही रुक गई। और फिर उसके बाद जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे बाहर की तरफ एक खाली और सुनसान पड़ी जगह दिखाई पड़ रही थी। और तभी ट्रक का दरवाजा खुलने लगा, पर मैं जल्दी से दरवाजे से नीचे कूद जाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं नीचे कूद पाता कि उन सभी जवानों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और अब मेरी हालत और भी पतली पड़ने लगी थी। तभी ट्रक फिर से स्टार्ट होने लगी और ट्रक को वापस से इस तरह स्टार्ट होता हुआ देखकर मैं घबरा गया था। तभी मैंने देखा कि ट्रक जिस तरफ चल रही थी उस तरफ मुझे एक गहरी खाई दिखाई दे रही थी। उस खाई को मैं ट्रक की एक जाली के अंदर से साफ साफ देख सकता था और मैं यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुका था, इसलिए मैं इस जगह को भली भांति जानता था। ट्रक को उस गहरी खाई की तरफ बढ़ता हुआ देखकर अब मेरी सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थी और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अब मरने वाला हूँ। मैं चाह कर भी अब ट्रक से नीचे नहीं उतर सकता था। जब ट्रक उस खाई के बहुत ही पास पहुँच गई तब मैंने सोचा कि अब तो मुझे किसी भी हालत में ट्रक से नीचे कूदना ही होगा। इस बार मैंने ट्रक से निकलने की पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ट्रक से नहीं कूद रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उस दरवाजे के ऊपर कोई दीवार बन गई थी जो मुझे नीचे कूदने से रोक रही थी। और तभी उस ट्रक को एक जोरदार झटका लगा। झटका लगने का कारण यही था
कि ट्रक उस खाई के किनारे पर पहुंच गई थी और अब मेरी कोशिश भी नाकाम हो गई थी। अब तक धीरे धीरे ट्रक उस खाई की तरफ लगातार घसीटती जा रही थी और उसके साथ ही साथ मेरी सांसें भी लगातार फूलती जा रही थी। फिर कुछ देर के बाद ट्रक पूरी की पूरी खाई के अंदर समा गई और मैं ये महसूस कर सकता था कि अब मैं आगे की तरफ घसीटता हुआ सीधा ट्रक के पाइप से टकरा गया और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर कुछ देर के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं नीचे गिरा हुआ था और मेरे आजू बाजू में मुझे 7 लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे। ये 7 लोग कोई और नहीं बल्कि वही आर्मी की गैंग थी। उनको देखकर मेरी सांसें फिर से ऊपर नीचे होने लगी थी। अब मैं उठकर वहां से भागना चाहता था मगर सभी मुझे कुछ इस कदर से घेर कर खड़े हुए थे कि मैं चाहकर भी वहां से नहीं निकल सकता था। तभी उनमें से एक ने मेरा पैर पकड़ा और फिर मुझे एक रास्ते की तरफ घसीटने लगा। वो सारे के सारे मेरे पीछे आ रहे थे और फिर कुछ देर के बाद मुझे वो सफ़ेद रंग की छतरी के नीचे ले गया और उसने मेरे ऊपर कुछ सूखी लकड़ियां फेंक दी। ऐसा लग रहा था कि वो सभी मुझे अब जिंदा जलाना चाहते हैं और मेरे पास यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मैं मन ही मन भगवान का नाम जपने लगा मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। मैं अब इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि ये लोग मुझे इतनी आसानी से जिंदा नहीं छोड़ने वाले। मुझे यहाँ से भागने के लिए कोई तो तरकीब निकालनी होगी। फिर जब मुझे लगा कि अब ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उनको ये दिखाने लगा कि अब मैं होश में नहीं हूँ। और शायद मेरा ये आइडिया काम कर गया क्योंकि मैंने देखा कि अब वो सभी लोग मेरे ऊपर से अपनी नज़र हटाकर दूसरी तरफ घूम गए थे और वहाँ पर मुझे किसी की चहलकदमी की कोई भी आवाज़ तक नहीं आ रही थी। और यही मेरे पास सही मौका था कि मैं तुरंत ही उस सफ़ेद रंग की छतरी के नीचे से उठा और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पर सैकड़ों लाशें पड़ी हुई थी और उन सभी के ऊपर लकड़ियाँ डली हुई थी। मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ भयानक होने वाला है लेकिन मैं इससे पहले यहाँ से चुपके से निकल जाना चाहता था। पर मेरे सामने अब एक और दुविधा खड़ी हो गई थी क्योंकि जिस जगह पर मैं हाल फिलहाल में मौजूद था मुझे उस जगह के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ऐसे में वहाँ से निकल पाना मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तभी मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर फिर से किसी के चलने फिरने और बोलने की आवाज़ें आने लगी। ये महसूस करते ही मैं तुरंत ही वहाँ से भागा और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। पेड़ के पीछे से मैंने देखा कि वो फौजी लोग किसी आदमी को उठाकर लाए थे लेकिन जैसे ही वो लोग उसे आग की लपटों में लेने लगे तो उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। अपने आप को वहाँ पर पाकर मैं इतना बुरी तरह से डर गया था जैसे कि मेरी मौत मेरे सामने खड़ी हो। और इसी बीच वो फौजी लोग मेरी तरफ देखने लगे लेकिन फिर भी मैंने एक चांस लिया और फिर वहाँ से सरपट भागने लगा। मैं इतनी तेज गति से भाग रहा था जैसे कि मेरी जिंदगी की ये सबसे लंबी दौड़ हो। फिर कुछ देर के बाद मैं एक कच्चे रास्ते पर पहुंच गया और वो एक ऐसा रास्ता था जिसके दोनों तरफ मुझे सूखे पेड़ और कांटेदार झाड़ियां दिखाई दे रही थी। उस रास्ते पर इतना गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था कि मैं अपनी ही सांसें और अपने ही दिल की धड़कनों को साफ साफ सुन पा रहा था। मेरा एक मन कह रहा था कि मुझे इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए मगर दूसरी तरफ यहाँ से निकलने का दूसरा कोई और रास्ता भी नहीं था। ऐसे में मैंने सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे बस आगे की तरफ ही चलना चाहिए। मैं थोड़ा दूर ही गया था कि तभी एक भारी भरकम आवाज़ ने मेरे तेज तेज कदमों को एकदम से रोक दिया। यह आवाज़ किसी बूढ़े आदमी की लग रही थी जो एकदम से बोल पड़ा, अरे वो भाई साहब किधर जा रहे हो, कहो तो छोड़ दूं आपको। पहले तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता लेकिन जैसे मैं पीछे पलटकर देखने लगा तो मैंने देखा कि यह एक 70 साल का बूढ़ा आदमी था। उस आदमी ने अपने हाथ में एक लकड़ी ले रखी थी और वो हल्के हल्के कदमों से मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके अंदर डराने वाली कोई बात ही नहीं थी। ऊपर से जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो मुझे उन आर्मी के जवानों का कोई भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से एक पल के लिए मेरी सांस में सांस आई और उसके बाद वो बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी मेरे नज़दीक आ गया और उसने फिर से मेरे सामने वही सवाल को दोहरा दिया। मैं समझ गया था कि अगर मुझे यहाँ से कोई निकाल सकता है तो वो यही आदमी है। इसलिए मैंने उस आदमी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर जाना है,
मैं यहाँ पर बुरी तरह से फंस गया हूँ। अब उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसके बाद जब मैंने उस आदमी को सारी बात बताई तो उसने कहा, अच्छा तुम उन लोगों की बात कर रहे हो जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आए हैं। दरअसल वो एक आर्मी का संगठन है जो 17 साल पहले यहीं पर तड़प तड़प कर मर गए थे जब उनकी गाड़ी इस खाई के अंदर धंस गई। और उसके बाद वो सभी जब इस खाई के अंदर गिरे और ज़ोर ज़ोर से वो चीखने और चिल्लाने लगे थे तो सारे गाँव वाले बस इस चीज़ का मजाक देख सकते थे। कोई भी उन्हें बचाने आगे नहीं आया और धीरे धीरे सभी जवान वहीं पर मर गए। उस दिन के बाद से लेकर उन जवानों के साथ साथ उस ट्रक को ड्राइव करने वाले एक बुजुर्ग की आत्मा भी यहीं पर भटकती है। अभी ये सुनकर मुझे एक धक्का सा लगा था, लेकिन अभी भी मेरी उम्मीद उस बुजुर्ग आदमी से जुड़ी हुई थी कि शायद ये मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब मेरे पास उनके पीछे आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दरअसल मैंने देखा कि जिस रास्ते की तरफ वो बढ़ रहे थे वो वही रास्ता था जहां मैं जाने वाला था। धीरे धीरे उन्होंने वहां से निकलना शुरू कर दिया और मैं बार बार पीछे की तरफ पलटकर देख रहा था कि कहीं वो आर्मी के लोग फिर से मेरे पीछे ना आ जाएं, वरना आज मेरी मौत पक्की है। कुछ देर तक चलने के बाद मैं एक नए रास्ते पर पहुंचा और मैंने देखा कि वहां से एक कच्ची सड़क शुरू होती थी और उस कच्ची सड़क पर पहुंचने के बाद मुझे अंदर अंदर एक राहत की सांस मिल रही थी। मैं महसूस कर सकता था कि अब मैं बिल्कुल सुरक्षित हो गया था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो आदमी एकदम से कहीं पर गायब हो गया था। दरअसल थोड़ी देर पहले तो वो आदमी मेरे आगे आगे चल रहा था, फिर अब 2 सेकंड के लिए वो अचानक ही मुझसे पीछे हुआ और फिर ना जाने उसके कदमों की आहट कहाँ पर गायब हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था और उस आदमी का इस तरह अचानक से गायब हो जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आदमी महज 2 सेकंड के अंदर ही इस तरह कहां पर गायब हो सकता है। उसके बाद उस आदमी की कही गई कुछ बातें मेरे दिमाग में चलने लगी। दरअसल उस आदमी ने मुझे बताया था कि उन जवानों के साथ साथ एक बूढ़ा आदमी जो उस ट्रक को ड्राइव किया करता था, लगता है वो शायद खुद की ही बात कर रहा था, क्योंकि वो कोई और नहीं हो सकता। अगर वो कोई इंसान होता तो वो उस भूतिया इलाके में मौजूद ही नहीं होता। लेकिन शायद वो उन लोगों की तरह नहीं था जो बेवजह लोगों की जान ले और उन्हें परेशान करे, इसलिए उसने मुझे बचा लिया था। अब सारा का सारा मामला मुझे समझ में आ गया था तो मैंने तुरंत ही वहां से सरपट भागना शुरू कर दिया। मैं करीब 1 किलोमीटर तक भागता रहा और उसके बाद मैं एक ढाबे के पास पहुंच गया। मैं इस ढाबे वाले आदमी को अच्छी तरह जानता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब ढाबा बंद हो चुका था। हालांकि उसके घर का दरवाजा मैं खटखटा सकता था, मगर मुझे लगा कि इतनी रात को किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने गांव में जाना ही ठीक समझा। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पीछे से बहुत सारे लोग भागते आ रहे थे। फिर से मैंने पीछे मुड़कर देखा तो फिर से मेरी सांसें अटकने लगी। ये कोई और नहीं बल्कि वही आर्मी के जवान थे। उन्हें अपने पीछे आता हुआ देखकर जितना हो सके मैंने उतनी तेज गति से भागने की कोशिश की और थोड़ी देर के बाद मैं अपनी गांव की सीमा में पहुंच गया। शायद गांव के अंदर आज शादी का कोई प्रोग्राम चल रहा था। मैं सीधा वहीं पर पहुंच गया और जब वहां के लोगों ने मेरी ये दशा देखी, मैं किसी मुसीबत से गुजर कर आ रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे पानी पिलाया और फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई। हालांकि इस घटना के बारे में मुझे पहले ही पता चल चुका था, मगर उन लोगों ने बताया कि जिस आदमी ने मुझे बचाया था वो उसी ट्रक का ड्राइवर था, लेकिन वो एक भला इंसान है। शायद इसी वजह से उसने आपको जिंदा बचा लिया। दोस्तों, उसके बाद मुझे करीब 7 दिन तक लगातार तेज बुखार रहा और मेरी हालत धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। लेकिन फिर मैंने उस गांव के अंदर रुकना ठीक नहीं समझा और फिर दूसरी जगह पर अपने आप को प्रमोट करवा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।